नमस्कार, मैं सुधाकर अय्यर और आप सब लोगों का द मैवरिक इंडियन चैनल में बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल में स्टूडेंट्स लोग के कुछ डाउट्स होते हैं और जिसको मैंने उस वक्त पे जैसा एक्सप्लेन किया था उस एक्सप्लेनेशन को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बट आज मैं तो कहूँगा कि डाउट्स के तो काफ़ी बौछार हैं, एक या दो नहीं हैं, काफ़ी सारे डाउट्स हैं जो कल दोपहर से देर रात तक मुझे लोगों से मिलते रहे हैं। And all those doubts are in relation to the new education policy, national education policy, I must say, which was announced yesterday. Now, what are the positives and negatives of this policy? वो अगर हम लोग डिस्कस करने बैठे तो ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा. So I have selected a few parts or few points from the policy to discuss today. और कोशिश करूंगा कि बाकी के सारे जो पॉइंट्स हैं वो आने वाली वीडियो में मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा. Now, what were the doubts of the people? Many of them were my students, many are my friends who spoke to me or who messaged me. What will be the implications of this new education policy? तो वन बाय वन दो तीन मुद्दे पर मैं आज डिस्कस करूंगा. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं, या इफ़ यू वांट एनी क्लैरिफिकेशन टू व्हाई माय ओपिनियन वाज सच तो मैं वो भी बता सकता हूँ. अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एट द आउटसेट आई वुड से दैट इट वाज ड्यू बिकॉज 1986 नियरली 34 ईयर्स पहले हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी. सो 34 ईयर्स द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड अ ग्रेट डील अहेड और सोसाइटी में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं. तो एजुकेशन सिस्टम में डेफिनेटली द चेंज वाज ऑन कार्ड्स, इट वाज रिक्वायर्ड, दैट इज़ ओके. बट द काइंड ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द वेरियस प्रोविजंस और द न्यू चेंजेस दैट आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, आई थिंक वेरी फ्यू ऑफ देम आर एक्चुअली वेरी गुड. बाकी बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं वो बहुत ही ऑफ कोर्स दे आर डिज़ायरेबल, अच्छे हैं ऑन पेपर एंड मे बी इन स्पिरिट, बट प्रैक्टिकली इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड. उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में खास करके इंडियन एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम में हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. इट्स नॉट लाइक दैट वी डोंट हैव एन एजुकेशन सिस्टम एंड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट अ वेरी न्यू वन, देन इट वुड नॉट हैव रन इनटू एनी प्रॉब्लम्स. बट अभी ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम इज़ इन प्लेस विच वी हैव बीन फॉलोइंग फॉर द लास्ट 3 or 4 डिकेड्स. और अब सडनली आप एनमास फुल फ्लेज चेंज इतना सडनली नहीं ला सकते. क्यों नहीं ला सकते मैं वो बात बता रहा हूँ. और हालांकि हमारे दिल में कितनी भी इच्छा हो कि ये चेंजेस हो, लेकिन वो प्रैक्टिकली क्यों पॉसिबल नहीं है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज़ सो वेरी वास्ट एंड वी आर डीलिंग विद क्रोर्स ऑफ चिल्ड्रन एंड फ्रॉम ऑल स्ट्रेटा. स्कूल्स जो हैं वो बेहद गरीब स्कूल्स भी है जहाँ पर प्रॉपर बेंचेस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एंड वेरी वेरी रिच एंड इंटरनेशनल लेवल स्कूल्स ऑल्सो देयर. सो यू कैंट रियली पुट एवरीबडी इन वन बास्केट एंड क्रिएट अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर देम. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. आई एम नॉट सेइंग इट इज़ इम्पॉसिबल, काफ़ी टाइम लगेगा उसको प्रॉपरली सेटल होने में. एंड आर वी रेडी टू गिव दैट मच 8 years 10 years टाइम फॉर दिस पॉलिसी टू सेटल डाउन लाइक दैट? I don't think we can run a risk of students' life. हम लोग उनकी ज़िंदगी से खेल नहीं सकते ना. 8-10 साल रुकेंगे फिर देखेंगे भाई ये पॉलिसी सक्सेस होता है कि नहीं, वो नहीं हो सकता. चलो, फर्स्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस. पहली गलतफहमी बहुत लोगों को ये हो गई थी कि 5th तक जो है वो रीजनल मीडियम होगा या उनके मदर टंग में स्कूल होगा, और उसके बाद फिर 5th to 5+3+3+4 ये जो सिस्टम है इसको मैं पहले बहुत क्लियरली आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें गलतफहमी ये है कि ये जो 5 years जो है ना वो हमारा जो करंट 5th स्टैंडर्ड है वो नहीं है. सो वन थिंग यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि ये जो 5 साल है ना उसमें पहला बालवाड़ी या नर्सरी आता है, दूसरा जूनियर केजी आता है, तीसरा सीनियर केजी आता है, चौथा फर्स्ट स्टैंडर्ड आता है और पांचवा जो है सेकंड स्टैंडर्ड आता है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या नया जो पॉलिसी है 2020 का, उसमें जिसको हम 5th स्टैंडर्ड कह रहे हैं वो अभी मौजूदा सेकंड स्टैंडर्ड है. अभी जो मौजूदा का जो सेकंड स्टैंडर्ड है उसी को वो लोग 5th स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है. और जो मौजूदा 5th स्टैंडर्ड है उसको वो लोग 8th स्टैंडर्ड कहते हैं. तो जस्ट द नेमिंग हैज़ बिकम और इट इज़ डिफरेंट. हाँ, ये आप सोच लो. सो 5+3+3+4 स्टिल विल कम टू 12th स्टैंडर्ड तक, ठीक है. तो उसमें बालवाड़ी दैट इज़ नर्सरी,
प्राइमरी और सेकेंड, जूनियर केजी और सीनियर केजी ये 3 साल पहले के हो गए, फिर फर्स्ट और सेकेंड। अब सेकेंड स्टैंडर्ड तक देर इज़ अ प्रपोजल दैट द टीचिंग शुड बी डन, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी आइदर द मदर टंग और द रीजनल लैंग्वेज। दैट मीन्स इफ आई एम इन गुजरात, गुजराती मीडियम में उनको मैं पढ़ाऊँगा पहले 5 साल, नर्सरी, जूनियर, सीनियर और फर्स्ट और सेकंड, 5 साल बच्चा जो है वो गुजराती मीडियम में पढ़ेगा। इफ़ आई एम इन महाराष्ट्र वो मराठी मीडियम में पढ़ेगा, ठीक है। तो इसका रिस्क मैं बता रहा हूँ क्या है कि स्टूडेंट्स लोग जो है वो करीब 5 या 6 साल तक उनकी जो लैंग्वेज रिसेप्टिविटी रहती है, एप्टीट्यूड रहता है, वो बहुत हाईएस्ट रहता है। एंड ड्यूरिंग दैट एज दे लर्न मेनी लैंग्वेजेस, दे हैव द कैपेसिटी टू लर्न मेनी लैंग्वेजेस। सो इफ़ वी start teaching them, it is not a bad idea to teach them through mother tongue or regional language, that is okay, but उस पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आएगा मैं बता रहा हूँ। पेरेंट्स अभी जो है महाराष्ट्रियन पेरेंट्स हो गए, तमिलियन पेरेंट्स हो गए, कन्नड़ा पेरेंट्स हो गए, वो जूनियर केजी, सीनियर केजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों डालते हैं, ये प्रश्न आप पूछिए। द रीज़न इज दे आर स्पीकिंग बंगाली एट होम, मराठी एट होम, गुजराती एट होम, राइट। तो घर में इंग्लिश बोलने का माहौल नहीं है, तो उसको ABCD, जैक एंड जिल, हम्टी डम्टी कौन सिखाएगा, इसके लिए उसको स्कूल में भेजा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सोचूंगा कि इसको पहले 5 साल तो रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाना है, तो मैं उसको घर पे ही रखूंगा ना, डायरेक्ट उसको स्कूल में थर्ड में भेजूंगा। पहला 5 साल मैं स्कूल में भेजकर उसका पैसा वेस्ट करूँ ही क्यों, क्योंकि दे आर ऑल्सो गोइंग टू टीच इन द सेम लैंग्वेज विच आई एम स्पीकिंग एट होम। मैं अगर मराठी घर में बोलता हूँ तो मैं मेरा बच्चे को मैं स्कूल में डालूंगा ही क्यों ना पहले 5 साल, क्योंकि उनको भी वही मराठी वो पढ़ाने वाले, विच आई कैन टीच वेरी वेल। हमारा घर का माहौल में वो मराठी सीखता है ना, बराबर है। तो ऐसा पेरेंट्स सोचने लगेंगे तो पहला 5 साल ओके। इज देयर एनी प्रोविजन द पॉलिसी डजंट स्पीक, कैन अ स्टूडेंट डायरेक्टली ज्वाइन आफ्टर 5th ग्रेड, डायरेक्ट स्कूल आ सकता है क्या, यानी पहले 5 साल का पैसे बचेगा उनका, ठीक है ना। आप जूनियर में क्यों डालते हैं, क्योंकि उन लोगों को इंग्लिश सिखाना होता है, ठीक है। ये पूरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब मैंने कल पढ़ा एंटायरली, तो मुझे एक बहुत ही आयरॉनिकल बात लगी कि द एंटायर पॉलिसी डज नॉट मेक एनी प्रोविजन और इट डज नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और इट डज नॉट स्पीक अबाउट इंग्लिश एजुकेशन, वेयर एज द एंटायर पॉलिसी इज ड्राफ्टेड इन इंग्लिश। ये पूरा पॉलिसी इंग्लिश में ड्राफ्ट किया है, मगर इंग्लिश मीडियम स्कूल के महत्व के बारे में बोला ही नहीं गया कुछ भी। नाउ व्हाट विल हैपन इज पेरेंट्स विल स्टिल फील, देखो इट इज मार्केट ड्रिवन, अगर आई एम टेलिंग यू, पेरेंट्स विल स्टिल फील दैट इफ वी नेग्लेक्ट English language then what will happen for their jobs. So school में कितना भी वो regional language पढ़े, फिर भी parents will not get convinced, they will again send the children to some tuition, they will again send children to some coaching classes to learn English, ये हो जाएगा। तो उसकी वजह से बच्चों में डबल बर्डन बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये 5th स्टैंडर्ड जो है नया पॉलिसी का, वो हमारा मौजूदा 2nd स्टैंडर्ड है, ये आप अच्छी तरह समझ लो, तो इसमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ऊपर से पॉलिसी ये भी कहता है कि 5th स्टैंडर्ड तक ही नहीं, बल्कि इफ पॉसिबल कंटिन्यू विद द टीचिंग इन द रीजनल लैंग्वेज अप टू 8th स्टैंडर्ड, यानी अभी मौजूदा 5th तक। मैं कहूँगा कि 5वीं तक ही, 10 साल 12 साल के बच्चे तक ही जो है वो बच्चों का लैंग्वेज जो है वो ग्रहण करने की शक्ति बहुत अधिक होती है। ये मेरा सोचना है, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है बच्चों का, ठीक है। तो इसके वजह से अगर हम लोग वो 10 साल के बाद अगर कोई नया भाषा सिखाने की कोशिश करेंगे तो उसको बहुत डिफ़िकल्ट जाएगा, पहली बात। और दूसरा जो पॉइंट इन्होंने इस पॉलिसी के अंदर रखा है कि वेदर इट इज़ प्राइवेट स्कूल्स और पब्लिक स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स, ऑल द स्कूल्स विल हैव कॉमन नॉर्म्स। दिस कैन नॉट गेट more ridiculous. The reason is, how can you have a common norm, common criteria for all the different levels of schools? होगा ही नहीं ना ये। मैंने तो ऐसे भी स्कूल्स देखे हैं इन इंटीरियर विलेजेस, इवन इन टाउन्स, जहाँ पर 2-3 दुकान के गालों में स्कूल चलती है, दुकान के गालों में स्कूल चलती है, उनका कुछ भी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अप्लाइंग कॉमन नॉर्म्स टू इंटरनेशनल लेवल स्कूल्स एंड ऑल्सो विलेज स्कूल्स। कैसे पॉसिबल होगा ये मैं बताऊँ। अच्छा, व्हाट आर दोज कॉमन नॉर्म्स, वो तो अभी तक क्लियर किया नहीं है, तो उसके ऊपर मैं क्या बोलूँगा बताओ। बट वन थिंग आई कैन से, इट इज़ इम्प्रैक्टिकेबल to apply common norms to all the different standards of schools, because schools do differ in standards, that we can see, है ना। तो वो एक प्रॉब्लम है। सेकेंड थिंग क्या है, द पॉलिसी टॉक्स अबाउट डाइल्यूशन ऑफ द एग्जाम सिस्टम, इन द सेंस बोर्ड जो है
बोर्ड का एग्ज़ाम स्ट्रिक्ट नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है वो उसकी वजह से बच्चों में पढ़ने का बहुत प्रेशर आ जाता है. दैट इज़ वाई दिस प्रॉब्लम इज, एंड देयर इज़ अ रैट रेस फॉर स्कोरिंग मोर परसेंटेज, ऐसा वो कहते हैं. So board exams are going to be diluted. So what is going to be the problem now is that when the board exams are going to be, boards are going to be dissolved, वो बोल रहे हैं. तो कल कुछ न्यूज़ में भी बता दिया 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स आर गोइंग टू बी डन विद. देखो, देयर इज अगेन कन्फ्यूजन हियर. What the policy says is there won't be boards. They did not say that there won't be board exams. बोर्ड एग्जाम तो फिर भी रहेगा, लेकिन कौन से सालों में रहेगा? 5 + 3 + 3 + 4. So are there going to be board exams at 5th level, 8th level, then 11th level and 15th level? ऐसा होने वाला है कि 5 + 3, 5, उसके बाद 8, उसके बाद 11, उसके बाद 14, उसके बाद 15. ऐसे हर टप्पे पे, हर एक स्टेज पे, पड़ाव पे बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं क्या? दैट इज़ द पॉलिसी डज नॉट स्पीक अबाउट दैट. तो उसमें भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है. एंड अनदर थिंग इज दैट व्हेन दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, बहुत लोगों का वो मेरे पे सवाल था कि ये पॉलिसी सर इस साल से ही है क्या? इस साल 10वीं जो पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा? 12वीं जो पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा? इफ यू रीड द पॉलिसी एंटायरली, इन द लास्ट क्लॉजेस दे हैव क्लियरली मेंशन्ड दैट फ्रॉम 2021-22, दैट इज आने वाले एकेडमिक ईयर से ये 9th लेवल से अप्लाई होगा, नॉट इन द लोअर लेवल, 9th लेवल से अप्लाई होगा. बिकॉज यू हैव 5 + 3 यानी 8 हो गया, 5 + 3 यानी 8 हो गया, उसके बाद 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th एंड 12th, ये 4 साल जो लास्ट का है ना, 5 + 3 + 3 उसको नहीं, उसके बाद लास्ट का जो 4 ईयर्स है, वो 4 ईयर्स में ये जो पॉलिसी है ये इम्प्लीमेंट होगा. एंड नाउ आफ्टर 5 + 3 यू कैन 5 हो गया पहले 5 साल यानी 2nd स्टैंडर्ड तक, उसके बाद 5th स्टैंडर्ड पे जब बच्चा पहुंचेगा उसके बाद में ही कैन स्टार्ट चूजिंग द सब्जेक्ट्स whatever he like, whatever he wants. उसके बाद में 9 से लेकर 12 तक वो वही सब्जेक्ट्स वो परस्यू करेगा. तो इसमें भी बहुत सारा एम्बिग्विटी है. एंड अगेन आई विल टेल यू वन थिंग, इफ एवरी स्टेट इज गिवन full right or autonomy to start their own medium schools, what will happen is, in case of parents who have transferable jobs, अभी CBSE को आप निकाल दोगे तो वो एक ही पैन इंडिया एजुकेशन चालू था थ्रू इंग्लिश. Now, those people who are in army, those people who are in transferable jobs, when they will get transferred from say Rajasthan to Maharashtra, then वो लोग, उनके बच्चे लोग यहाँ के रीजनल लैंग्वेज कैसे, वो मीडियम में कैसे पढ़ेंगे? रीजनल लैंग्वेज एक पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, बट एंटायरली मीडियम में कैसे पढ़ेंगे? अब बहुत सारे स्टेट्स हैव स्टार्टेड विद द सेमी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, राइट? और दे आर, व्हाई दे हैव स्टार्टेड सेमी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स? बिकॉज the students with background of English and who have got education or who have got English based education stand a better chance to get admission in college. They fare better in college because आपने ये भी नहीं बोला ठीक है मीडियम 5th स्टैंडर्ड तक रीजनल होगा, उसके बाद का मीडियम क्या होगा? उसके बाद का मीडियम इंग्लिश. So then later part anyway you are going to go into English. So students, you are creating a big disadvantage for the students in the initial few years, and then finally college education is going to be anyway in English, ना? तो फिर तब बच्चे लोगों को कितना डिसएडवांटेज होगा वो आप सोचो. तो what parents will do? Again go for private tuitions and उनको इंग्लिश पढ़ाने के लिए वो उस लाइन में जाएंगे. So ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे लूज एंड्स हैं. दे हैव नॉट, आई डोंट नो हु आर द थिंक टैंक इन दिस, and they don't seem to have fully grasped the ground reality of Indian schooling. और ये पूरे एजुकेशन सिस्टम जो है ना, द वर्ड सिस्टम हियर इज रॉन्ग. स्कूलिंग इज नॉट, स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है ना वो तो वन पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम हो गया. द बिगेस्ट एजुकेशन सिस्टम, पैरेलल सिस्टम इज द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. वहाँ पर वो एक्चुअली सीरियसली पढ़ता है. यू टेल मी, इन सिटीज एटलीस्ट, even brilliant students, they go to classes, even not just weak students, they don't go to improve their studies. Actually they go there to score more percentage. अगर आप लोग ने ये knowledge based रख दिया, so one portion of education system you are totally cutting off, and there are lakhs of teachers who are involved in coaching class teaching. अब वो तो सारे बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप परफॉर्मेंस बेस्ड इन द क्लास और ये इस तरह से आप करने लगे
तो फिर वो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव. सो होल ऑफ दोज टीचर्स विल ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयड ब्रिगेड. फिर उनका प्रॉब्लम आप कैसे एड्रेस करोगे? तो दैट इज, I am not saying that it is the prerogative of the government to think about the parallel education system what is running in the country, but even if you don't address that problem is going to stare at your face. वो तो होने वाला ही है ना कभी ना कभी. तो पहली बात तो इनका जो ग्रेडिंग है वो स्टैंडर्ड का डिवीजन है वो समझ लो. एक है 5+3. अभी जो 5 है ना वो हमारा अभी मौजूदा सेकेंड स्टैंडर्ड है. उसके बाद 3 जो है वो अभी मौजूदा हमारा 5th स्टैंडर्ड है. उसके बाद जो 3 है वो हमारा मौजूदा 8th स्टैंडर्ड है. और 9, 10, 11, 12 ये 4 साल जो है वो हायर एजुकेशन में जा रहा है. 4 साल, वो 4 साल में सब्जेक्ट्स में वैराइटीज़ होंगे एंड द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मेक अ चॉइस. यानी अभी जो 10th के बाद वो करियर चुन रहा है कॉमर्स साइंस आर्ट्स, वो ऐसा कॉमर्स साइंस आर्ट्स होगा ही नहीं. क्या होगा? ओनली द वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट विल हैव टू मेक अ चॉइस आउट ऑफ दैट व्हेन ही विल गो टू 9th स्टैंडर्ड. अब मुझे एक बात बताओ कि 10th स्टैंडर्ड के बाद ही पेरेंट्स आर और स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ देम आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट करियर इज गुड फॉर देम. अब एक साल और पहले उनको डिसाइड करना है तो वो उन लोगों के लिए दिस सिस्टम वंस इट इज प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड मे बी आफ्टर 8 or 10 years दैट विल बिकम अ नॉर्मल थिंग एंड पीपल माइट जस्ट गेट अकस्टम टू दैट. बट इमीडिएटली उसको एक ही साल में पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल जाएगा. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. इन स्पिरिट वॉट दे वॉन्ट, ऑब्जेक्टिव्स जो उनके हैं वो बहुत अच्छे. ऐसे तो मैं बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस विजिट जब करता हूँ तो उनके एंट्रेंस में बिग ग्रैंड लॉबी रहता है. उसमें उनके स्कूल्स और कॉलेज के ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू इनकलकेट टू द वैल्यूज इन द स्टूडेंट्स, टू इम्बाइब, टू मेक देम रेडी फॉर द फ्यूचर, मेक देम रेडी फॉर देयर करियर, ब्ला ब्ला बहुत कुछ लिखा रहता है. लेकिन वो कॉलेजेस में स्टूडेंट्स क्लास में ही बैठते नहीं, तो आप ये सब क्या क्वालिटीज उनके इम्बाइब करोगे? तो ये जो है ना पूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मैंने रीड किया. ऑल ग्रैंडिलोक्वेंट एक्सप्रेशंस एंड फ्लावरी काइंड ऑफ थिंग, बहुत कुछ लिखा है ऐसा ऐसा. ये नहीं होता है प्रैक्टिकली इंडिया में, बिकॉज वी आर गोइंग टू डील विद नियरली 40 crore स्टूडेंट्स. दैट्स अ मैमथ जॉब इट इज. कोई एंड स्कूल, गांव के स्कूल्स में ना बिजली है ना स्कूल के टीचर्स बराबर क्वालिफाइड नहीं. अब एक बात मेरे को इसमें इतनी फनी लगी कि टीचर्स उन लोगों को अप्रेजल डाला जाएगा, 4 साल का बीएड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, बट व्हाट इज गोइंग टू बी द रेम्यूनरेशन? आप कॉमन नॉर्म्स की बात कर रहे हो ना, कॉमन रेम्यूनरेशन होने वाला है क्या प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स का? इन गवर्नमेंट स्कूल पीपल आर अर्निंग 40-45,000. इन प्राइवेट स्कूल्स टीचर्स आर वर्किंग फॉर 6,000, 8,000. पीनट्स है, बताओ ना. टीचर्स काम कर रहे हैं जो पर्सनली मैं जानता हूँ 6,000, 8,000, 10,000. कैसे उनका घर चलेगा आप मेरे को बात बताओ. कॉमन नॉर्म्स फॉर ऑल द स्कूल्स, देन कॉमन नॉर्म्स इन केस ऑफ सैलरीज ऑल्सो, उसके बारे में तो बात ही नहीं हुआ है. Or the whole of national education policy assumes that teaching profession is the most sought out after profession. सब टीचर बनने के लिए मर रहे, ऐसा कुछ नहीं है भैया, नथिंग. मैं कह रहा हूँ ना 90%, अबव 90% स्टूडेंट्स लोगों का पहला प्रेफरेंस जो होता है वो इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना. उसके बाद कॉमर्स लिया, सीए बनो या आईएएस में जाओ, बड़े बड़े इसमें जाओ. उसके नेक्स्ट रंग जो होता है 60-70% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फिर बैंक्स में जाएंगे, इंश्योरेंस में जाएंगे, रेलवेज में जाएंगे. कौन टीचर बन रहा है आपको लग रहा है अभी? हु वांट्स टू बिकम ए टीचर? दैट्स द लास्ट प्रेफरेंस. कोई और जॉब नहीं मिला तो मैं टीचर बनता हूँ. मेरे ज़माने के लोग हो गए ख़त्म, हु बिकेम टीचर्स आउट ऑफ पैशन. रेयर स्पीशीज हैं अभी. वी गो टू some of the B.Ed colleges for campus interview, and I interview more than 100 people, 150 people. I don't even feel 5 or 10 people are fit for this teaching job. Believe it or not, there are 50% of the teachers now engaged in school and colleges are absolutely misfit for that profession. अच्छा, उनका क्या होगा? अभी कोई 2 या 3 साल पहले जो टीचर जॉब में ज्वाइन किया वो 58 में रिटायर होएगा, तो अभी वो आप उनका असेसमेंट कैसे करोगे? उसका ग्रेडिंग कैसे करोगे? वो तो ऑलरेडी है ना जॉब में, वो कहाँ से चेंज होगा वो? तो ये क्राइटेरिया व्हेन यू आर डिसाइडिंग फॉर द टीचर, फर्स्ट थिंग दैट इट इज़ नॉट अ वेरी लुक्रेटिव प्रोफेशन कि लोग यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट जीनियसेस और ग्रेट स्टूडेंट्स.
It's a sad thing. I am telling you what I am seeing in reality is that those people who themselves were never good students academically are becoming teachers. ऐसा ही हो रहा है ना. Teachers who are in 30s, 40s, 50s, okay, over the period of time they have improved and they have changed, or they may be of the earlier generation. But new breed of teachers I am talking about, because academically brilliant children, they go into different other professions जिसमें ज़्यादा पैसा है, जिसमें ज़्यादा अच्छा करियर है. सो फर्स्ट थिंग इज दैट ये टीचिंग प्रोफेशन में आते ही मीडियोकर स्टूडेंट है, तो उनसे आप ब्रिलियंट टीचर्स बनने का कैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो, बताओ ना. वो तो होगा ही नहीं ना. अच्छा, पगार भी आप उनको ऐसे दे रहे हो. इफ़ यू आर गिविंग 8 and 10,000 सैलरी इन प्राइवेट स्कूल्स, whom you think you are going to attract? वो बोलेगा उससे ज़्यादा तो मेरे को मॉल में सिक्योरिटी गार्ड का पगार ज़्यादा मिलेगा मेरे को. ये वास्तविकता है, वास्तविकता. यू कैनॉट से वट एवर आई एम सेइंग इज रॉन्ग. नहीं है ऐसा. आप देखो ना, यू जस्ट डू अ स्मॉल रिसर्च. डे इन एंड डे आउट आई एम इन टच विद द टीचर्स, सो आई कैन डेयर से दिस. And once the teacher becomes permanent in college, permanent in school, then you know how they behave. They are least bothered about any career of the students. They don't even know. College teachers की मैं दावे के साथ कहता हूँ, 120 के बैच में आप क्या एग्जाम सिस्टम बोल रहे हो? 360 होलिस्टिक एग्जाम ऑफ द चिल्ड्रन, नॉट फिजिबल. न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे 20-25 बच्चे क्लासरूम में, वो हो सकता है. 60 बच्चों, 70 बच्चों में मैं टीचर हूँ, मैं 360 डिग्री असेसमेंट बच्चों का करने के लिए मेरी उतना तो पात्रता होनी चाहिए ना. आई मस्ट बी कॉम्पिटेंट इनफ टू डू दैट ना. मेरे में वो कॉम्पिटेंसी ही नहीं आएगा. मैं बच्चे लोग कौन किस लायक है वो देखने के लायक नहीं हूँ मैं, पहली बात तो मेरे में क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगा? जस्ट बाय अप्लाइंग रूल्स. यू डोंट मेक गुड टीचर्स ना. टीचर्स का ट्रेनिंग में देख रहा हूँ ना, इतने सारे मेरे पहचान के टीचर्स ट्रेनिंग को जाते हैं. वॉट हैपन्स? नॉट 1% वैल्यू एडिशन आफ्टर ऑल दैट इंटेंसिव ट्रेनिंग एंड इंडक्शन ट्रेनिंग, वॉट ऑल दे कॉल. कुछ भी नहीं है. मैं उनको वही बोलता हूँ कि गले में सुर होगा ना, उसको ऐसे गाएगा. वो नहीं होगा तो आप 20 साल भी ट्रेनिंग दो, कभी नहीं आएगा. उसी तरह से टीचर्स जो है, हम लोग अच्छा टीचर्स चुन ही नहीं पाते क्योंकि आते ही नहीं. सेम प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन पॉलिटिक्स ऑल्सो ना. सब लोग बोलते हैं अच्छे लीडर को चुनो, अच्छे MP MLA को चुनो. अरे भाई, कोई इलेक्शन कंटेस्ट करेगा तब तो हम उनमें से चुनेंगे ना. तो टीचर्स का भी वही हो रहा है. इफ आई इंटरव्यू 10 टीचर्स, आई शुड बी एबल टू गेट 1 or 2 गुड क्वालिटी टीचर्स, देन आई विल. कम्युनिकेशन स्किल ही उनका पुअर है. द रीजन इज दैट गुड academically competent or academically accomplished children, they are not coming into teaching profession. ये आगे का जनरेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा है. तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये सब पॉइंट को एड्रेस करना है. हम टीचर को ऐसा कसेंगे, हम उसको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के बाद भी टीचर वही रहता है. मैंने कहा ना कि भाई तुम पित्तल को कितना भी घिसो, सोना थोड़ी होने वाला है. वो व्यक्ति में पहले से कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, वो स्कूल के टाइम पे ही ढंग से पढ़ाई नहीं किया, कोई और काम मिला नहीं, इसके लिए टीचर बन गया. अब आप उसको क्या तराशोगे, क्या करोगे बताओ? अच्छा, संस्कृत को इंपॉर्टेंस देना है, कहाँ से इतना पैदा करोगे संस्कृत टीचर्स? हर स्कूल में संस्कृत. व्हाट विल हैपन टू द स्कूल्स विच आर रनिंग इन माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक स्टेटस एंड रिलीजन स्टेटस? ऐसे में स्कूल चल रहा है, तो उनके लिए क्या प्रोविजन है? ये पूरा में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ा, नॉट अ थिंग क्लियर. सो आप बताओ, इट विल रेक अप more issues, more problems. Existing education system is best. उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते थे. उसमें जो रूल्स है ना, उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया तो भी हम काफ़ी सक्सेसफुल होते. 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला है वो तो कंटिन्यू करना है. तो फिर पहले एजुकेशन सिस्टम में और अब में क्या फ़र्क पड़ गया? वही होगा ना. महाराष्ट्र में तो मराठी, इंग्लिश और हिंदी. अब बताओ, आप संस्कृत को भी बढ़ावा देना है, प्राथमिकता देना है, प्राधान्य देना है, तो कहाँ से दोगे आप? हिंदी और संस्कृत 50-50 करना पड़ेगा. मोर लैंग्वेजेस स्टूडेंट्स विल लर्न. 3 लैंग्वेजेस तो पढ़ना ही है. उसके बाद में और कितने सब्जेक्ट्स आप उनको पढ़ने को लगाओगे बताओ? कितना सब्जेक्ट्स आप इंट्रोड्यूस करोगे? मैथ्स तो रखना ही पड़ेगा, साइंस तो रखना ही पड़ेगा, SS तो रखना ही पड़ेगा. फिर बात वही हो गई ना, पहले जो था वही कंटिन्यू कर रहे हो आप ना. ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल वाला हिसाब हो गया. क्या चेंजेस लाया है उसमें बताओ? आप 10 ईयर्स ऑफ स्टडीज़ को आप 4-3-3 या 2-2-2-2 या 5-3-2, ये तो टेक्निकल बात हो गया. आप कैसे डिवाइड कर रहे हो? वॉट विल मैटर इज वॉट यू आर गोइंग टू टीच देम.
And practically, I'm telling you, it is not possible for a single teacher to carry out a holistic, entire 360 degree, assessment of one particular student when she is given 60 students in a school class or 120 students in a college class. आधा से ज़्यादा टाइम तो वो मैडम का रिपोर्ट बनाने में चला जाए. रिपोर्ट भी 12-15 पेज का, स्टूडेंट कैसा है, क्या है, उसका हेल्थ चेकअप, उसका ये, उसका एप्टीट्यूड, उसका वो. ऐसा नहीं है. फॉर्मल एजुकेशन कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. जो एक्स्ट्रा बच्चे को जो करना है वो माँ बाप करवाएंगे उनसे कैसे भी. ये इंडिया के लिए सूटेबल वैसा होगा, मैं कह रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज बैड इन टोटो. आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम जस्ट सेइंग दैट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल इन टोटो. आपको उसमें काफ़ी सारे सुधारणा लानी पड़ेगी, आपको काफ़ी सारे उसमें बदलाव लाने पड़ेंगे. और ये पॉसिबल जब होगा जब आपको वो करने की इच्छा हो. एक बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड पिक्चर बना दिया है. कलरफुल डिस्प्ले और कलरफुल चार्टिंग ऑफ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट वी वांट द चिल्ड्रन टू डू दैट, ये वो सब. But how are you going to give the same quality in schools and colleges, schools and villages and cities? नहीं होगा ना वो. Because the quantum of that the size of that job is that colossal. बड़ा काम है ये. India's population is 135 crore. I will give you a small example. 135 crore, and it is increasing at such a rate that about 2 crore 20 lakh people are added up to India's population every year. So I dare say that one Australia we are adding to India every year. यानी बच्चे ही पैदा हो रहे हैं छोटे छोटे, वो तो और डेथ रेट इज सो लेस. 2.25 करोड़ लोग हो गए साल का, 18 लाख हो गए महीने का, 60,000 लोग हो गए दिन का, 2,500 हो गए 1 घंटे का, 40 बच्चे हो गए 1 मिनट का. 3 सेकंड में 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं. आप बताओ, 3 सेकंड में 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं. यह एवरेज चल रहा है अपने देश में भी. 1 मिनट में 40 बच्चे, तो मतलब समझते हो, एवरी मिनट 40 चिल्ड्रन आर इज 1 डिवीजन. एक डिवीजन आप हर मिनट में कंटिन्यूस पीरियड फॉर डिकेड्स यू विल हैव टू स्टार्ट स्कूल्स लाइक दैट. गॉज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, द मैग्नानिमिटी ऑफ दैट प्रॉब्लम बिफोर यू अराइव एट एनीथिंग लाइक दैट. और इंडिया में कैसा है ना, एजुकेशन में क्या पढ़ा रहे हैं और उसके सिस्टम कैसा है, ये बहुत लोगों के लिए इमोशनल मायने रखता है. बिकॉज देयर रिलीजन इज कनेक्टेड विद दैट, देयर फिलोसफी इज कनेक्टेड विद दैट. सो ये सब, ऑल दिस थिंग्स विल run into problems. If the government will see कि कोई एडवांस कंट्री का हम डायरेक्टली कोट उठा के नहीं पहन सकते. वी हैव टू स्टिच द कोट अकॉर्डिंग टू आवर ओन साइज. हमेशा मैं बोल रहा हूँ. और टीचर्स लोगों का पहला, वेन एवर यू टॉक अबाउट नेशनल पॉलिसी, प्लीज टॉक अबाउट द रेम्यूनरेशन पार्ट ऑफ द टीचर्स, वर्किंग कंडीशंस ऑफ द टीचर्स, बिफोर यू टॉक अबाउट द एजुकेशनल क्राइटेरिया एंड अदर थिंग. आप बहुत बड़े बड़े क्राइटेरिया रख सकते हो और देन यू विल से आई विल पे 8,000 10,000, तो हु इज गोइंग, यू आर नॉट गोइंग टू गेट क्वालिटी टीचर. सिंपल एज दैट. ये आप समझो. पहले एक फेमस डायलॉग मुझे याद आ रहा है अमिताभ बच्चन का अग्निपथ फिल्म से, वो बोलकर मैं ये एपिसोड ख़त्म करूँगा. और इसका अगला पार्ट यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर जो और मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे तो मैं एक ही वीडियो में नहीं कर सकता हूँ. तो और मुद्दों के लिए आपको इंडियन द मैवरिक इंडियन चैनल के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आप देखते रहिए. तो डायलॉग ऐसा मुझे याद आ रहा है कि अग्निपथ फिल्म में अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि पुलिस कमिश्नर को देख के, साहब इन लोगों का पगार बढ़ाओ, इतने पगार में घर नहीं चलता है, ईमान कैसे चलेगा. सेम थिंग इज फॉर द टीचर्स. इफ यू वांट देम टू पुट देयर ब्लड एंड स्वेट, if you want them to work sincerely, if you want to attract really brilliant students into teaching profession, especially at the school level, please think about the remuneration aspect, the working condition aspect of teachers before you set any criteria for their eligibility. Thank you.